चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है न्यायपालिका कक्षा 8 की पॉलिटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, मतलब कि जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय का भी स्थापना हुआ था। क्योंकि इसके पहले हम बता दें कि इसके पहले आपका संसद भवन में ही था, जो 1937 से लेकर के 1950 तक एक संघीय न्यायालय के रूप में काम किया ये। उसके बाद से जो ये कार्यरत इसका कार्य जो शुरू होता है वो माना जाता है 28 जनवरी से। यदि हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय की बात आर्टिकल नंबर 124 में इसकी बात कही गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च निकाय के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना? इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट आंसर बनता है। अब आइए बात करते हैं न्यायिक समीक्षा की। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है? तो पहली बात, न्यायिक समीक्षा की बात कही गई है आर्टिकल नंबर 32 में। ठीक है ना? और ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार का केवल आपका न्यायपालिका के पास है। ठीक है? और न्यायिक समीक्षा आपका उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अब हम आते हैं आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है 1958 से पहले कहाँ स्थित था। 1958 के बाद से आपको पता है वो आपका नई दिल्ली में, इसके बारे में जान लें आप कि 1958 के बाद की बात करें, इस समय जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है सर्वोच्च न्यायालय आपका? नई दिल्ली में। ये कहाँ है नई दिल्ली में? तो ये तिलक मार्ग पे स्थित है। कहाँ है ये इसका? तिलक मार्ग पे। लेकिन इसके पहले वो कहाँ था? इसके पहले वो था चेंबर ऑफ प्रिंसेस में। कहाँ था ये? चेंबर ऑफ प्रिंसेस में स्थित था। ठीक है ना? समझ में आया? जो जो उस समय आपका जो कि इसका उद्घाटन भी आपको 26 जनवरी देखने को मिलता है, स्थापना हुआ था 28 जनवरी से काम करने लगा था। तो 1950 के बाद 28 जनवरी 1950 से हम देख सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय इसके पहले कहाँ स्थित था? तो चेंबर ऑफ प्रिंसेस में स्थित था। ठीक है ना? अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान की जो व्याख्या है इसका मुख्य अधिकार किसके पास होता है? संविधान की जो व्याख्या की बात करेंगे तो इसके व्याख्या का अधिकार केवल का केवल न्यायपालिका के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट बनता है। आपको एक-एक लाइन आंसर मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है ना? तो आप लोग ज़रूर देखें शुरू से लेकर के अंत तक। अगला पॉइंट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 कि केंद्र और राज्य के बीच का जो निपटारा है वो कौन करता है? तो केंद्र और राज्य के बीच का जो जब दोनों की वजह क्वेश्चन आया भी हुआ है, जब दोनों की बात करेंगे तो वहां पर आपका सर्वोच्च न्यायालय करेगा। लेकिन केवल राज्य की बात करेंगे तो सबसे पहले हाई कोर्ट देखता, मतलब कि आपका जो सर्वोच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट बोलते हैं उनकी बात स्टेट में जो होता है, हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है, वहां पे इनकी बात करता है। लेकिन जब दोनों के बीच का विवाद होगा तो इसका निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर हमारे सामने बी करेक्ट बनता है। क्लियर है पॉइंट आपका? चलिए, संसद के द्वारा जब कोई भी कानून पारित होता है तो संविधान का उल्लंघन करे, मान लीजिए वो कोई कानून है और संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो उसे रद्द करने की शक्ति क्या कहलाती है? देखिए, उसकी न्याय करने की उसकी जो रद्द करने की जो शक्ति, उसी को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। मतलब वो न्याय को देखा, रिव्यू किया और देखा कि ये जनहित का फैसला नहीं है, तो वो आपको कैंसल कर सकता है। ठीक है ना? तो न्यायिक समीक्षा कहलाता है। क्लियर है पॉइंट आपका? मतलब हो सकती है जिसके द्वारा संसद के द्वारा जो कोई भी कानून पारित करता है उसको एक संवैधानिक रूप से जांच करता है। जांच करने के बाद न्यायालय को लगता है कि यह कानून प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो उस कानून को अमान्य घोषित कर देगा। ये किसके आधार पर करेगा? न्यायिक समीक्षा, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू के आधार पर करेगा। पॉइंट क्लियर हमारा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना होती है वो कब होती है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1937 में। कब की बात है ये? 1 अक्टूबर 1937। ठीक है ना? 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। क्योंकि ये जो कोर्ट है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ये आपका प्रावधानों के तहत ये बनाया गया था। ठीक है? इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, उसके द्वारा ये बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1950 के बाद से जब हमारा संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद से सर्वोच्च न्यायालय ने इसका स्थान ले लिया। किसका स्थान ले लिया? सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च जो न्यायालय है वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थापना ले लिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1937। मतलब इसकी जगह पे कौन काम करने लगा है? आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो काम करने लगा। पॉइंट क्लियर हमारा? चलिए, यदि हमारा सच में आपकी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज एक शेयर जरूर कर दें।
अपने दोस्तों के बीच में। और नीचे आपको यदि हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो प्लीज़ हाइप कर देंगे, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा से लोगों के पास पहुँच सकेगी। अब हम आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, हम ध्यान देंगे। कह रहा है कि जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो वहाँ पर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर वो नागरिक कहाँ जा सकेगा? जब मौलिक अधिकार उसके उल्लंघन होंगे, तो वो किसी संसद के पास नहीं जा सकता, राष्ट्रपति के पास भी नहीं जाएगा डायरेक्ट। वो सबसे पहले या तो वो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा या तो वो हाई कोर्ट जाएगा, मतलब कि उच्च न्यायालय जाने की कोशिश करेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों के बंटवारे का जो न्यायपालिका के संदर्भ में उसका जो अर्थ है वो क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? क्या न्यायपालिका सरकार के अधीन कार्य करती है? बिल्कुल गलत बात है, ये स्वतंत्र निकाय है। ठीक है ना? पहली बात जान लीजिए। दूसरा पॉइंट है कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकते, बिल्कुल करेक्ट है। ये स्वतंत्र है, तो ये किसके बारे में दखल नहीं दे सकती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये आपको एक-एक लाइन आपके बुक से उठाया गया है, कोई भी बाहरी फैक्ट क्वेश्चन नहीं डाला गया है। प्लीज़ ज़रूर इसको ध्यान से पढ़ें। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, इसका मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ ये है कि यह शक्तियों के दुरुपयोग जो किया जाता है शक्तियों का, उसको रोकने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हर एक पॉइंट आपके बुक से, हर एक लाइन से मैंने बना दिया है। कह रहा है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च जो न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, उसके संबंध में कौन-सा कथन सही है? क्या इनमें सरकार की अन्य शाखाओं का भारी दखल होता है? बिल्कुल गलत बात है। नियुक्ति के बाद से जो न्यायाधीश है, उनको हटाना बहुत ही आसान होता है, ये भी गलत बात है। मतलब जब कोई चाहे तब इसको नहीं हटा सकता है। इसको हटाने के लिए बहुत से प्रावधान हैं, इसमें आपको पता है इसके प्रति भी महाभियोग लाया जाता है। जैसे आपका राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो सेम इस पद्धति है, वो ही इनको भी करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। कि नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का दखल इसमें नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायपालिका क्या कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसे क्या अधिकार देती है? वो उसे अधिकार क्या चुनाव डायरेक्ट लड़ने का अधिकार दे देगी? बिल्कुल नहीं। वो जाएगा सबसे पहले वो अदालत जाएगा, कोर्ट जाएगा और वहाँ पर जाकर के अपने न्याय की गुहार लगाएगा कि हमारा हमारा जो हनन हो रहा है, इस पे आप एक विचार करें। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 13 नंबर है कि भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र क्यों रखा गया है? स्वतंत्र इसलिए रखा गया है कि वो निष्पक्ष फैसला ले। यहीं से पॉइंट मिल गया कि ताकि जो न्यायाधीश होते हैं वहाँ के जो आपके जज होते हैं, वो स्वतंत्र रूप हों और स्वतंत्र रूप के साथ से वो निष्पक्ष फैसला ले सकें, किसी भी प्रकार का उन पे दबाव ना हो। पॉइंट क्लियर है? कह रहा कि किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना कैसा होता है? क्या बहुत मुश्किल होता है कि नहीं, नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। आसान भी नहीं है। ये सरकार की इच्छा पर भी डिपेंड नहीं है, थोड़ा-सा मुश्किल होता है इनको। मतलब कि बहुत मुश्किल होता है इनको हटाना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि न्यायपालिका किनके द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने में अहम भूमिका निभाती है? तो ये जो हमारे देश के अंदर रहने वाले जितने नागरिक हैं, उनके, ठीक है ना? तो आपके जो विधायिका और कार्यपालिका हैं, उनके। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अदालतें सरकार के अधीन हैं। यह वाक्य संविधान के किस बुनियादी पहलू को दर्शाता है? क्या अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर समानता का अधिकार है या शक्तियों का बंटवारा है? ये किस प्रकार की बातें इसमें बुनियादी पहलू को दर्शा रहा है? तो ये दिखा रहा है कि इसमें शक्तियों का बंटवारा है। मतलब कि अदालतें अपनी शक्ति को अलग हिसाब से रखेंगी, सरकार अपनी शक्ति को अलग हिसाब से रख सकती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट बनता है। क्लियर है मेरी बात? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा है संविधान का वह कौन-सा बुनियादी पहलू है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकता है? वो कौन से पहलू है? तो वो पहलू है शक्तियों का बँटवारा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्लियर है? एक छोटी-सी जानकारी आप ले सकते हैं, जिनको भी एनसीईआरटी की कंप्लीट चाहिए, जैसे एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सबको आप एक साथ ले रहे हैं, तो आपको अभी सुपर कॉम्बो ऑफर चल रहा है। इस पे आप 299 पे कोर्स ले सकते हैं। कोई भी 2 सब्जेक्ट लेते हैं, आपको 30% ऑफ चलेगा। ये इसमें टारगेट एग्ज़ाम है बीपीएससी टीआरई 4, एईडीओ और बीपीएससी जो बेहतरीन एग्ज़ाम होने वाला है वो। इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा, आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है ना? आपको एक-एक मतलब जब हम बताएँ आपको कि लाइन बाय लाइन का एमसीक्यू है।
लाइन बाय लाइन एमसीक्यू है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो न्यायाधीशों को किसके पक्ष में फैसला सुनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है? किसके प्रति? तो ये होता है ताकतवर और अमीर लोग होते हैं उनके प्रति। जाहिर सी बात है, यदि न्यायालय ना हो तो आप इनके प्रति आप मजबूर हो जाएंगे। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 18 के बाद से 19। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है अदालतों को कौन सी मुख्य ताकत देती है? यह ताकत देती है कि कार्यपालिका के द्वारा जो शक्तियां हैं उनके दुरुपयोग न हो पाए, मतलब उनके दुरुपयोग को रोकने से बचाता है। 20 नंबर है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है उनकी रक्षा के लिए सबसे आवश्यक शर्त है वो क्या है? सबसे आवश्यक शर्त है कि आपका जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर आपके सामने है। 21 नंबर कह रहा है, यदि अदालतों के कामकाज के संबंध में वो कौन सा कथन सत्य है? वो कौन सा कथन सत्य है? वो सत्य है कि अदालतें सरकार के अधीन नहीं होती हैं। बिल्कुल सत्य बात है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 21 के बाद से 22 कि जो न्यायाधीश है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उस नियुक्ति में किसका दखल नहीं होना चाहिए? किसका दखल नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए जो सरकार है या सरकार के अन्य जो शाखाएं हैं उनकी किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी दबाव में न होना, मतलब कि निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित कराना इसका प्रमुख लक्ष्य है। 23 के बाद से 24 कह रहा है कि भारत में अदालतों की जो संरचना है वो किस आकृति जैसी दिखाई देती है? तो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार की जो आकृति वो दिखाई देती है? वो दिखाई देती है पिरामिड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। देश की वो सबसे बड़ी अदालत कौन सी है और वो कहाँ स्थित है? आपको पता है सबसे बड़ी अदालत आपकी सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट बी बनता है। भारत के सर्वोच्च जो न्यायालय है उसका मुखिया कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया आपको पता है उस देश का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही होगा या राष्ट्रपति होगा? तो इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जब सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया की बात करेगा तो हमारा देश का मुख्य न्यायाधीश होगा। 26 के बाद से हम 27 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालयों की जो स्थापना कब और कहाँ पे की गई थी? सबसे पहले 3 जगह आपकी स्थापना की गई थी। पहला था कलकत्ता, दूसरा था बम्बई और तीसरा था मद्रास। ये 1862 की बात है। 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में न्यायालयों की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला पॉइंट है दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था और किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में होता है, 1966 में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। वर्तमान में पूरे देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं? सॉरी, उच्च न्यायालय हैं, हाँ। तो ये है आपका कंप्लीट 25। लास्ट वाला अमरावती बना है। अगला है कि पंजाब और हरियाणा का साझा जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? देखिए 2 स्टेट हैं, इनका एक ही न्यायालय है और वो स्थित है कहाँ? तो इनकी जो अवस्थिति है ये है आपकी चंडीगढ़ में। कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं जैसे आपके असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 जो राज्य हैं, इन राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। और वो उच्च न्यायालय है कहाँ पे? तो उसका वो जो उच्च न्यायालय है वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी मतलब आसाम में है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 4 प्रदेश हमने आपको बताया। कौन-कौन से बताए हैं ध्यान रखिएगा। पहला है असम, ठीक है? दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। इन चारों का जो उच्च न्यायालय है वो असम के गुवाहाटी शहर में है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कह रहा है कि किन 2 राज्यों के लिए जनवरी 2019 से अलग-अलग उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये हैं आपके कौन से पॉइंट है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन दोनों के लिए अलग-अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। करा कि अधीनस्थ न्यायालय या जो जिला न्यायालय है, वो आम तौर पर किस स्तर पर होती है? आम तौर पर वो या तो जिले पे होगी या तो वो तहसील के स्तर पर होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। एक भी लाइन नहीं छूटेगा, बिल्कुल आप लोग प्रयासरत रहिए इस पे। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं वो देश की बाकी सारी अदालतों के मान्य होते हैं। यह कथन क्या दर्शाता है?
सर्वोच्च न्यायालय का जो मतलब फैसला है वो सभी जो अदालतें हैं उन सबको मानना होता है। कथन दर्शाता है क्या कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। क्या दिखाता है वो कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन पसंद आ रहा है प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। आप लाइक नहीं करते हैं तो मुझे लगता है आपको सच में मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है। तो प्लीज ऐसा ना करें। यदि आपको सच में पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उन लोगों के नजदीक पहुंचने के लिए जो उच्च न्यायालय है, हाँ क्वेश्चन ध्यान दें, जो उच्च न्यायालय है न्यायालयों के द्वारा राज्य के अन्य हिस्सों में क्या स्थापित किया जाता है। और राज्य के अन्य हिस्सों में एक प्रकार का खंडपीठ, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक खंडपीठ है और एक उसका हाई कोर्ट का मेन पीठ है। खंडपीठ उसका लखनऊ है और आपका जो मेन की बात करेंगे वो आपका इलाहाबाद मतलब प्रयागराज है। अगला पॉइंट है आपका, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उनको एकीकृत क्यों कहा जाता है। उनकी एकीकृत क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मान्य होते हैं। मेरे ख्याल से यही आंसर इसका सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्योंकि वो जो ऊपरी अदालतें होते हैं उन अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मान्य होते हैं। 37 का देखेंगे, 37 नंबर कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत का फैसला सही नहीं है तो वह किस व्यवस्था के तहत ऊपरी अदालत जा सकता है। वो किस अदालत के किस कौन सा क्या पॉइंट होगा उसके पास अपील की व्यवस्था होगी। वो अपील करेगा अपने से, जहां पे वो पहले फाइल किया था वो ज्यादा वो अपर 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 मतलब कोर्ट में जाएगा। राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार और अन्य का मुकदमा मुख्य रूप से किस न्यायिक प्रक्रिया को समझाने के उदाहरण के रूप में दिया गया है। ये आपका दिया गया है आपका अपील की व्यवस्था को दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आप लोग बुक जरूर पढ़ लेना एक बार। यदि बुक नहीं भी पढ़ते हैं तो केवल एमसीक्यू भी देखते हैं तो भी आपकी सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 39 नंबर है कि जो निचली अदालत है उसके द्वारा किसी भी अपराधी को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद वह व्यक्ति न्यायालय कहाँ जा सकता है। अब भाई उसको मौत की सजा कोई निचली अदालत ने दे दिया है तो वो सबसे पहले उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है कि हमको इससे राहत दी जाए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। करा कि अदालती कार्यवाही के दौरान करा कि गवाहों के बयान और साक्ष्यों का क्या महत्व होता है, मतलब उसके एविडेंस का क्या महत्व होता है। तो ये इसका जो सही आंसर है ये है कि उनके आधार पर ही अदालत जो होती है वो अपनी फैसला सुनाती है। ठीक है ना, कि किस प्रकार का बयान गवाह दे रहे हैं या इनके प्रति किस प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। 41 नंबर है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपरी जो अदालतें हैं उनके फैसले नीचे नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। भारतीय संविधान के किस ढांचे को दर्शाता है। यह दर्शाता है किस प्रकार का एकीकृत न्यायिक ढांचा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 41 के बाद से 42 कह रहा है कि जो निचली अदालत है लोअर कोर्ट वो के फैसले विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है, तो उसके ऊपरी अदालत जैसे आपके उच्च न्यायालय वहां पे दी जा सकती है। 42 के बाद से 43 जो यदि निचली अदालत किसी को दोषी मानती है तो आरोपी उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के में क्या दायर कर सकता है। क्या दायर कर सकता है, तो वहां पर एक प्रकार का वो अपील या यहाँ पे दोनों तो दोनों खत्म हो गया, सम्मन और वारंट पे इनका नहीं काम है। अब आते हैं दो ऑप्शन पे कौन सा सही हो सकता है। ये अपील दायर कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। यदि कोई भी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी आरोपी को बरी मतलब एक्यूटेड करने पर वो क्या अर्थ है। इसका मतलब ये है कि उसे उम्र कैद की सजा देना बिल्कुल गलत बात है। उस अपराध से उसको आरोपों से उनको मुक्त कर दिया गया है कि मतलब ये आरोपी नहीं है, दूसरा आरोपी होगा, इसका मतलब ये नहीं है। दहेज हत्या जिसको हम डाउरी डेथ से बोलते हैं के मामले में 1980 के दशक में संगठनों ने न्यायिक फैसलों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो कौन से किस प्रकार के वो संगठन थे, तो जाहिर सी बात है ये आपके महिला उत्पीड़न से संबंधित है। तो इसमें जाहिर सी बात है कौन उठाएगा इसमें आवाज कौन उठा सकता है, तो ये है महिला संगठनों ने। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। यदि कोई पक्ष उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले से संतुष्ट नहीं है, यदि कोई पक्ष जो है वो उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो अंतिम अपील कहाँ कर सकता है। तो अंतिम अपील इसके पास करने के लिए किसके पास है, उच्चतम न्यायालय जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय बोल सकते हैं।
47 नंबर है कि उच्च जो न्यायालय है इसके फैसले के खिलाफ इंडियन के फेडरेशन ऑफ फीमेल लॉयर्स ने कहाँ अपील दायर की थी? ये अपील दायर किया था कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये अपील दायर हुआ था आपका सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 48 नंबर है कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में अपील की जो व्यवस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अपील के मुख्य उद्देश्य है कि जो निचली अदालत है, इसके जो गलत फैसले हैं, उन गलत फैसलों को सुधार करने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 48 के बाद से 49 नंबर की तरफ चलते हैं कि जो अदालती कार्यवाही है उसमें किसी पक्ष के द्वारा धरने प्रदर्शन करना क्या दर्शाता है? उनके धरने प्रदर्शन ये कहलाता है कि जो फैसले के प्रति वो सामाजिक असंतोष है और जागरूकता। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 49 के बाद से 50 कह रहा है कि 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत के किस फैसले के खिलाफ खिलाफ पर सुनवाई शुरू की थी? तो ये सुनवाई शुरू की थी वो था आपका दहेज हत्या का मामला। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। किस न्यायालय ने सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया था जबकि अन्य को दोषी किया गया था? तो किस अदालत ने सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया? तो इस प्रकार की चीजें जब भी देखने को मिलती है वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। किसी भी मामले में आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाने का अधिकार किनके पास होता है? बिल्कुल ग्राम ग्राम पंचायत, लोक अदालत इनके पास तो नहीं होता है। ये होता है या तो वो उच्च न्यायालय सुना सकता है या तो वो सर्वोच्च न्यायालय सुना सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय को अन्य किस नाम से जानते हैं? ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय को हम किस नाम से जानते हैं? उनका नाम है अधीनस्थ न्यायालय। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आपराधिक मामलों में सुनवाई करने वाले जिला स्तर के न्यायाधीश को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सेशन जज, जिसको बोलते हैं हम क्या? सत्र न्यायाधीश। ठीक है ना? अगला पॉइंट है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालतें मुख्य रूप से कहाँ बनाई जाती हैं? जब मेट्रोपॉलिटन की बात आ गया तो वहां पर वो बड़े बड़े जो महानगर होते हैं, शहर हैं, वहां पर इनकी अदालतें बनाई जाती हैं। अदालतों की वह श्रेणी कौन सी है जो सीधे जनता के संपर्क में रहती है और जहां शुरुआत शुरुआत होती है, सुनवाई होती है, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन पर डिपेंड करता है। उच्चतम न्यायालय बिल्कुल नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा लोअर कोर्ट्स। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है ना? न्यायपालिका का वो कौन सा हिस्सा है जो जिला स्तर पर दीवानी मामलों को देखता है? वो क्या कहलाता है? तो जब दीवानी मामलों को देखने की बात है, उसको बोलते हैं सिविल जज न्यायालय। कौन सा? सिविल जज न्यायालय। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आते हैं 58 नंबर की तरफ कि दहेज के लिए औरत को तंग करना या हत्या करना कानून की किस शाखा के अंतर्गत आता है? कानून के वो किस शाखा के अंतर्गत आएगा? वो किस प्रकार से वो कहाँ पर जाकर के वो अपनी मुकदमा दायर करा सकता है? तो उसको बोलते हैं ये फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। दीवानी कानून जिसको हम सिविल लॉ बोलते हैं, इसके संबंध में मुख्य रूप से किससे होता है? तो सिविल कोर्ट की बात करेंगे जिसे जो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष है उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इस प्रकार की चीजों को वो सिविल कोर्ट में संबंध रखता है। कह रहा है कि फौजदारी कानून के अंतर्गत सबसे पहले क्या दर्ज कराई जाती है? तो सबसे पहले वो दर्ज कराने का मतलब सबसे पहले वो एफआईआर, जिसको बोलते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराएगा जाकर के, तब जाकर के वो अपील कर सकता है। अगला पॉइंट है 61 नंबर। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी और तलाक से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो किस कानून के तहत आते हैं? जाहिर सी बात है, इस प्रकार की चीजें जब भी होंगी तो ये फौजदारी नहीं, साइबर नहीं, सैन्य नहीं, इस प्रकार की चीजें दीवानी कानून के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 62 है कि फौजदारी कानून में जो दोषी हैं और दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को क्या सजा दी जाती है? तो व्यक्ति को जब फौजदारी की बात करेंगे या तो उसको जेल कर दिया जाएगा या तो उससे जुर्माना, जेल और जुर्माना दोनों। ठीक है ना? दीवानी कानून के पास मामलों में प्रभावी जो पक्ष हैं उनको अदालत में क्या दायर करना पड़ता है? उनको एक प्रकार का पिटीशन दायर करना पड़ता है जो आपकी याचिका कहलाती है। मतलब याचिका उनको दायर करना पड़ता है। यदि कोई मामला किराए से संबंधित है तो दीवानी कानून के तहत मुकदमा कौन दायर कर सकता है? मुकदमा दायर करने का अधिकार किसके पास होता है? मान लीजिए मकान मालिक दिक्कत कर रहा है तो किराएदार करेगा, किराएदार दिक्कत कर रहा है तो मकान मालिक भी कर सकता है। ठीक है ना? इनमें से कोई भी कर सकता है, मकान मालिक या किराएदार में से कोई भी। कह रहा है कि दीवानी कानूनों में अदालत का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है
ये है प्रभावी पक्ष को राहत दिलाना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कह रहा है कि फौजदारी जो कानून है जिसको हम क्रिमिनल लॉ बोलते हैं, इस क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत किसी अपराध की जांच करने की पहली जो प्रक्रिया होती है वो क्या है? उसका पहला प्रक्रिया प्राथमिक सूचना रिपोर्ट मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट होता है। दीवानी कानून जिसको हम सिविल लॉ बोलते हैं, इस लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिविल लॉ का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या कहलाता है? सिविल लॉ का मुख्य उद्देश्य प्रभावित पक्ष को राहत या मुआवजा दिलवाना। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह न्याय के लिए कहाँ जा सकता है? क्या वो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? तो न्याय के लिए सबसे पहले न्याय की बात करेगा तो वो अदालत की शरण लेगा, ना कि उसका संसद सुनेगा, ना कि पुलिस स्टेशन। ठीक है? गरीबों की कानून की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा किसे माना जाता है? धन और समय की अत्यधिक लागत। ठीक है ना? अगला पॉइंट है आपका 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई जो पीआईएल है, इसका पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? ध्यान दें इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ध्यान दें। देखें, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका नाम है जनहित याचिका। पी आई एल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका इसका नाम है। इसकी बात करेंगे, यदि हम इसको लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो न्यायमूर्ति, इसका नाम है न्यायमूर्ति पी एन भगवती। क्या नाम है इनका? पी एन भगवती। और दूसरा है कृष्ण अय्यर, कृष्णा अय्यर। इन पे श्रेय जाता है क्योंकि आपको बोल दे कि जो भगवती हैं इन्हीं को जनहित याचिका का फादर भी कहा जाता है। जो जनहित याचिका है इनके फादर भी ये कहे जाते हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि न्याय को बहुत अच्छे तरीके से लोकतंत्र बनाना। किस प्रकार बनाना? लोकतांत्रिक बनाना। जैसे मान लीजिए कोई भी गरीब समाज का है, वंचित वर्ग है, वो स्वयं कोर्ट नहीं जा रहा है तो अपने अधिकारों की रक्षा वो कर सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका 70 नंबर। ठीक है ना? चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा कि 71 जनहित याचिका की जो व्यवस्था के अनुसार वो कौन सा व्यक्ति या संस्था है जिसकी याचिका दायर कर सकता है? वो कौन व्यक्ति या संस्था याचिका दायर कर सकता है? देखिए, कोई भी पीड़ित व्यक्ति होगा, उस पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था वो आपका ये जनहित याचिका दायर कर सकता है। पॉइंट क्लियर हमारा? अगला पॉइंट है 71 के बाद से 72। कह रहा है कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस माध्यम को भी जनहित याचिका के सम्मान सम्मान दर्जा दिया है? जैसे आपका न्यायालय को भेजा गया टेलीग्राम तार, इस प्रकार। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। बिहार के उन कैदियों को न्याय दिलाने के लिए किसका उपयोग किया गया था जिन्होंने अपनी सजा पूरी होने के बाद भी जेल में समय बिताया था? बहुत अच्छा। इनके ये है जनहित याचिका, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा ही ये बात का जानकारी हुई थी। कह रहा है कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल ने किस मुद्दे को लेकर न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी? इसके बारे में हम बता दें आपको, कंप्लीट जानकारी आपके सामने मैं दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम भी हुआ पॉइंट सही है। इसके बारे में हम देख रहे हैं। ये जो पीयूसीएल है, ठीक है ना? पीयूसीएल है, एक सेकंड। अ, इसका मतलब है इसमें एक भोजन के अधिकार को दिया गया था। भोजन के अधिकार को लेकर के बात की गई थी। पहली बात, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ये लगभग 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दायर की थी। किसने किया था? पीयूसीएल ने। कब की बात है? 2001 में। और जिसमें ये तर्क दिया गया कि कोई भी सरकारी गोदाम है, उस गोदाम में जब कोई भी अतिरिक्त अनाज उपलब्ध है, तो भूखमरों से मौत क्यों होनी चाहिए? क्यों नहीं वो चीज़ सब लोगों में बाँट दी जाए? इस प्रकार का एक ऐतिहासिक मामला निकल के आया। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भोजन के अधिकार को एक संवैधानिक मानवाधिकार के रूप में स्थापित किया गया और ये भोजन के अधिकार को अनुच्छेद नंबर 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग भी मान लिया गया। तो ऑप्शन समझ में आया? हमारी चीजें समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अब आते हैं हम 74 के बाद से 75 नंबर, ध्यान दीजिएगा।
जब सरकारी गोदाम में अनाज सड़ रहा हो और लोग भूखे मर रहे हों, तब न्यायालय ने भोजन के अधिकार को किस अनुच्छेद का हिस्सा माना? मैंने जस्ट अभी बताया, अनुच्छेद नंबर 21, 21 नंबर इसका हिस्सा माना। कहा कि मिड डे मील जो योजना है, इसके लिए क्रियान्वयन की निगरानी के लिए न्यायालय ने किन्हें नियुक्त किया था? इन्होंने 2 खाद्य आयुक्तों को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। न्यायालय के अनुसार सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने का माध्यम क्या होना चाहिए? सरकारी जो राशन की दुकानें होती हैं वो। कह रहा है कि समाज के कुछ वर्गों का मानना है कि वस्तुओं को बेदखल करने संबंधित अदालत के हालिया फैसले किस समूह के विरुद्ध है? जैसे वो हालिया जो फैसले हैं, वो आपके जो झुग्गीवासी हैं और गरीब हैं, उनके समूहों के क्या बनाता है, तो वो विरुद्ध माना जाता है। अब आते हैं हम 79 नंबर की तरफ। 79 नंबर कह रहा है कि जब कोई भी न्यायालय का कौन-सा वो कार्य है जब ये सुनिश्चित करता है कि कमज़ोर वर्ग भी न्याय पा सके। इसी का नाम है पीआईएल, मतलब जनहित याचिका का विकास। 80 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए न्यायालय ने जीवन के अधिकार में से शामिल किया है। न्यायालय ने जीवन के अधिकार में से भोजन के अधिकार को शामिल किया है। कह रहा है कि अलगा टेलिस बनाम बंबई नगर के निगम मुकदमे में न्यायालय ने किस अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना? ये है आजीविका का आधार, मतलब उनके आजीविका का आधार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। ये किसके अंतर्गत? आल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम मुकदमे में कहा गया। न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार का दायरा कैसा है? ये बहुत ही व्यापक है या केवल कानूनी प्रक्रिया है? इसमें जो ये कानूनी प्रक्रिया तक ही सीमित है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। न्यायालयों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसके बिना? कोई भी व्यक्ति या तो उसके जीने का कोई संसाधन ना हो, साधन ना हो, मतलब किसी भी प्रकार की आजीविका ना हो, तो वो जीवन उसका व्यर्थ है, जी ही नहीं पाएगा। 84 नंबर है कि झुग्गी या पटरी से उजाड़ दिए जाने किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले नष्ट क्या हो जाता है? सबसे पहले तो उसकी आजीविका के साधन ही नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपकी बी करेक्ट है। याचिकाकर्ता शहर में झुग्गियों या पटरियों पर क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको शहर में बहुत ही छोटे-छोटे काम करने होते हैं और पास की रहने की कोई भी जगह नहीं होती है। कोई पथ विक्रेता है जिसको हम जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जो पथ विक्रेता है, जिसको हम जीविका संरक्षण और पथ विक्रय अधिनियम है, इसको कब ये जो अधिनियम है, ये किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वर्ष कब पारित हुआ था? 86 नंबर। ये होता है सन 2014 को। कब की बात है ये? सन 2014। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड इसको बोलते हैं। यह कहावत किस संदर्भ में कही जाती है? मतलब कह रहा है, इसका जब इंसाफ में देरी मतलब इंसान का कत्ल किया गया। बहुत लोग इंसाफ के चक्कर में बूढ़े हो जाते हैं, चूंकि वो दोषी नहीं होते हैं, फिर भी उनको दोषी करार कर जेल में डाल दिया जाता है। फैसले का वेट करते हैं, फैसले जल्दी नहीं आते हैं, तो इसी को कहते हैं जस्टिस डिलेड होगा तो जस्टिस डिनाई होगा। इसका मतलब कि अदालती सुनवाई में लगने वाली कई सालों की देरी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 88 नंबर है कि उच्चतम जो न्यायालय है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, न्यायाधीशों के स्वीकृति पदों की संख्या कितनी है? तो 25 है। 25। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है ना? अच्छा, स्वीकृत पदों की संख्या आपकी कितनी है? 34 है। सॉरी, ध्यान दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट बोला ना, सुप्रीम कोर्ट में कितने से न्यायाधीश के पदों की संख्या हो सकती है? ये है आपकी 34। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कह रहा है कि दिसंबर सन 2022 की जो स्थिति है, इसके अनुसार उच्च न्यायालय में रिक्त पदों की जो संख्या है वो कितने थे? सन 2022 की बात कर रहे हैं। बाप रे! कितने थे? 230 सॉरी 333 के आसपास थे। कह रहा है कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने किन-किन शक्तियों पर अंकुश लगाया था? ये अंकुश लगाने का काम कार्यपालिका और विधायिका पर था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कह रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का कैसा पहलू है? स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे 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 उसका मतलब कि लोकतंत्र का किस प्रकार अस्थायी या बुनियादी पहलू है? तो ये है आपकी बुनियादी पहलू। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 91 के बाद से 92 है कि जो कह रहा है कि हसीमपुरा जो कांड है, वो 27 में 1987 को हुआ था। इसके पीड़ितों को न्याय दिलाने में लगभग कितने सालों लग गए थे? इसमें लगभग टाइम जो लगा था
मान के चलें 31 ईयर, 31 साल लग गए थे इनको न्याय पाने में। न्याय में देरी के कारण हसीपुरा मामला 2002 में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? यह स्थानांतरित कर दिया था दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 94 के बाद 94 नंबर देखते हैं कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने हसीमपुरा मामले में आरोपियों को की स्थिति को दोषी ठहराया था। ये दोषी ठहराने का काम है 31 अक्टूबर सन 2018 को। अगला क्वेश्चन है, हसीमपुरा मामले में किस सुरक्षा बल के लोगों पर हत्या का आरोप था? ये था किस प्रकार की सुरक्षा थी? ये था पीएससी, मतलब पीएससी जो है उस पे हत्या का आरोप हसीमपुरा मामले में लेके था ये मामला। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है ना? इसके बाद से हम आपको लेके आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 है हत्याकरण की समझ। और ये अच्छा चैप्टर है, इसको ध्यान दें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन इसका आपके सामने कि जो आदिवासी है इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदिवासी का जो शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है ये है जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, या खानाबदोश नहीं, या मूल निवासी। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जो आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है, देखिए आदिवासी का जो शाब्दिक अर्थ है इसका मतलब है मूल निवासी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला है भारत की जो कुल आबादी है इसमें आदिवासियों का लगभग हिस्सा कितने प्रतिशत है? इसमें लगभग देखने को मिलेगा आपको 8% के आसपास। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जो आदिवासी इलाकों में स्थित है? वो कौन सा क्षेत्र है? ये है जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। ये दोनों के दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। भारत में लगभग कितने कितने अलग-अलग तरह के आदिवासी के समूह पाए जाते हैं? ये लगभग आपको देखने को मिलते हैं 500 से भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है कि भारत के किस क्षेत्र में अकेले 60 से ज़्यादा अलग-अलग जनजातियाँ समूह निवास करते हैं? ये सबसे ज़्यादा जो अकेले राज्य है, वो जनजातीय राज्य है, उसका नाम है क्या? ये है आपका उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आदिवासी समाज अन्य समाजों यानी जाति वर्ण आधारित से अलग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आदिवासी समुदाय की जो प्रकृति होती है उपासना के तहत मुख्य रूप से किसकी आत्माओं की पूजा करते हैं? या तो किसी पशु का करेंगे, या तो पर्वत नदी का करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। आदिवासियों के द्वारा ग्राम आत्माओं की पूजा गांव की सीमा के भीतर कहाँ की जाती है? वहां पे की जाएगी, वहां एक निर्धारित पवित्र लता कुंज है, वहां पर। ऑप्शन नंबर आपका बी, मतलब बाग बगीचों में की जाती है। इस प्रकार के कहने का मतलब ये है। 8 नंबर के बाद से 9 नंबर कह रहा है कि आदिवासी परंपराओं के अनुसार पुरखों की उपासना सामान्यतः कहाँ की जाती है? पुरखों की उपासना सामान्यतः घर में ही की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। उड़ीसा का वो कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक पंथ है जो आदिवासियों के प्रभाव का एक उदाहरण है? आदिवासियों के पथ का उदाहरण ये है जगन्नाथ पंथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 11 नंबर है, बंगाल और असम की वो कौन सी परंपराएं हैं आदिवासी धर्मों से प्रभावित रही हैं? वो है आपकी शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं, ये प्रभावित रही हैं। अगला पॉइंट है 19वीं सदी में आदिवासियों ने बड़ी संख्या में किस धर्म को अपनाना शुरू किया जो आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। इसके बाद की सबको जानकारी ये है ईसाई धर्म। कौन है? कह रहा है कि 19वीं सदी की बात है जब आदिवासी जो थे वो बड़ी संख्या में क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने लगे थे। आज भी चीजें हैं ये। अगला है कि सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए किस आधिकारिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? उनके लिए किया जाता है अनुसूचित जनजाति। क्या किया जाता है? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का नाम देते हैं। आदिवासियों के जीवन के बारे में वो कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है कि वो जंगल के साथ जीते आए हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। करा कि आमतौर पर स्कूल के उत्सवों, फिल्मों, किताबों और आदिवासियों को किस रूप में पेश किया जाता है? उनको एक रंग बिरंगे कपड़े पहने और सिर पर मुकुट लगाए, इस प्रकार के मतलब थोड़ा सा सबसे डिफरेंट के रूप में इनको प्रस्तुत किया जाता है। आदिवासियों के बारे में समाज में अक्सर वो कौन सी गलतफहमी पाई जाती है? आदिवासियों के रूप में ये गलतफहमी ये है कि उनका जीवन बहुत ही आकर्षक है, वो पुराने किस्म के लोग हैं और बहुत ही पिछड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
आदिवासियों पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वे बदलाव या नए विचारों से काफी दूर रहना चाहते हैं, जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 18 नंबर है, किसी समुदाय को बनी बनाई छवियों, जिसको हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं, में देखने का क्या बुरा परिणाम है? बुरा परिणाम है कि उनके साथ भेदभाव होने लगता है। क्या होने लगता है? उनके साथ भेदभाव होने लगता है। करा कि शाही सेनाओं का जो मुख्य आधार है वो आधार रहे हाथी ऐतिहासिक रूप से कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? जो हाथी है वो ऐतिहासिक रूप से आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? वो जंगलों में देखने को मिलते हैं। करें कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जंगलों का वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, वो क्या है? जंगलों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान नदियों को लगातार पानी देना, हवा पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करा कि 19वीं सदी के मध्य तक जो विशाल वन है, भूखंडों के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान और नियंत्रण किनके पास होता है? सबसे ज्यादा ज्ञान और नियंत्रण आपके आदिवासियों के पास होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ऐतिहासिक रूप से वो सारी रियासतें, रजवाड़े वन संसाधन के लिए किन पर निर्भर रहते थे? ये सभी के सभी आदिवासी समुदायों पर उनको डिपेंड रहना पड़ता था। औपनिवेशिक शासन, जिसको हम अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी अपनी आजीविका कैसे चलाते थे? आदिवासी अपनी आजीविका किस प्रकार से चलाते थे? वो शिकार करते थे, चीजों को बीन कर चलाते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्थानांतरित कृषि, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम देते हैं, वो किस समुदाय की सबसे प्रमुख परंपरा रही है? ये रही है आदिवासी समुदायों की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पिछले 200 सालों में किस कारण से आदिवासियों को बागानों और उद्योगों को मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा? उनके किस लिए? उनके आर्थिक बदलावों के लिए, उनकी वन नीतियां जो आई थी उसके लिए मजबूर करी उनको, निजी उद्योग का जो राजनीतिक दबाव हुआ वो था। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। दोनों के दोनों क्या है? ये सही है। अगला पॉइंट आपके सामने है 26 नंबर, ध्यान देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मानव इतिहास में पहली बार ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण आदिवासी शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं? वो उनका वन क्षेत्रों पर अब कोई भी नियंत्रण और सीधी पहुंच नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में वो कौन सा उत्पाद है जो जंगलों से प्राप्त होता है? ये जड़ी बूटियां, मोम, इस प्रकार की चीजें हैं। कह रहा है कि सरकार के द्वारा जो जमीन है उनको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदिवासी समुदायों पर क्या असर पड़ता है? उनका असर ये है कि उन्हें अपनी पैतृक जमीन से बेदखल होना पड़ता है। 28 के बाद से 29 है कि जो झारखंड है और आसपास के जो आदिवासी हैं, वो 1830 के दशक में सबसे बड़ी संख्या में किस देशों में काम करने के लिए जाते थे? आपको पता है जो कैरिबियन द्वीप है वहां जाते थे, जो मॉरिशस है, ऑस्ट्रेलिया, वहां जाते थे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। भारत का वो कौन सा उद्योग है जो मुख्य रूप से विस्थापित आदिवासी श्रमिकों के बूते की विकसित हो पाया था? क्या वो सूती वस्त्र है? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर और कौन सा? ये है आपका चाय उद्योग। चाय उद्योग असम में जो है वो। अगला पॉइंट है 31। वर्तमान में अकेले असम राज्य में लगभग कितने आदिवासी निवास करते हैं? ये लगभग आपको देखने को मिलेगा 17 लाख के आसपास। कितने? 17 लाख। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 19वीं सदी में पलायन और विस्थापन के कारण लगभग आपको कितने आदिवासी मौत के मुंह में चले गए थे? तो ये आदिवासी थे लगभग 5 लाख के आसपास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित वो कौन सा पहाड़ी है जिसको डोंगरिया कोंड आदिवासी समुदाय का एक पवित्र स्थल है, जिसका नाम है न्यामगिरी? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। न्यामगिरी पहाड़ी पर एक बड़ी कंपनी किस धातु की खान और रिफाइनरी लगाना चाहती थी, जिसका आदिवासियों ने पूर्णतः रूप से विरोध किया था? ये है आपका जो आदिवासी लगाना चाहते थे, एल्युमिनियम की फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आदिवासी समुदायों पौधों की लगभग कितनी प्रजातियों का उपयोग दवाइयों मतलब औषधि के रूप में करती हैं? कि आपकी जो औषधियां हैं 8,000 प्रजातियां हैं उनकी। आदिवासी ज्ञान संपदा के अनुसार कितनी पौधों की प्रजातियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है? ये इनका जो डेटा है वो है 3500 जो प्रजातियां हैं पौधों की, जिनका उपयोग हम भोजन के लिए करते हैं। खनन और अन्य परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों में आदिवासियों की हिस्सेदारी लगभग कितनी प्रतिशत रही?
ये जो प्रतिशत है वो है लगभग 50% से ज्यादा। ठीक है ना। 38 नंबर है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में विस्थापितों में से एक लगभग कितने प्रतिशत लोग आदिवासी हैं। ये आदिवासी जो हैं वो लगभग 79% के आसपास देखने को मिलते हैं। नवंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्क हैं। ध्यान दें, ये 2023 का आंकड़ा है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार आपको देखने को मिलेगा 106। लेकिन वहीं पे हम करंट डेटा की बात करेंगे, 106 तो उस समय है, लेकिन प्रेजेंट में 107 है। जो लास्ट वाला जो हुआ है इसका नाम है ये उड़ीसा का एक भीतर कनिका नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है वो है। वहीं पे वन्य जीव अभ्यारण्य लगभग 573, ये वन्य जीव अभ्यारण्य का डेटा है। तो वन्य जीव कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलते हैं 573। अगला पॉइंट देखिए, वही बात आ भी गई मेरे ख्याल से। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं, सारे पॉइंट आ ही जाएंगे आपके। भारत में वन्य जीव, ध्यान दें, भारत में वन्य जीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या मैंने बताया 573। जब आदिवासी अपने मूल जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं, उन्हें सरकार के द्वारा अक्सर क्या कहा जाता है, उन्हें उन्हें सरकार को अक्सर क्या कहा जाता है, उनको क्या रक्षक कहेंगे या उनको घुसपैठिया कहेंगे, क्या कहेंगे उनको, घुसपैठिया। 41 के बाद से 42, अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से किन स्रोतों से वंचित रहता है। आजीविका भोजन के मुख्य स्रोतों से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। करेक्ट कि जनजाति भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों के द्वारा अक्सर क्या किया जाता है, अक्सर ताकतवर जो गुट हैं उनके जबरन जमीन छीन ली जाती है और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जाता है। आदिवासी के विस्थापन की कहानी मुख्य रूप से किन अनुभवों से जुड़ी रही, कठिनाई, यातना और विरह से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विस्थापन के बाद शहरों में आदिवासियों को अक्सर किस तरह से नौकरियां करनी पड़ती हैं, क्या उच्च प्रशासनिक, बिल्कुल नहीं, मामूली रूप से जो वेतन पाने वाली जो दिहाड़ी मजदूरी होती है उनके रूप में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में कितने प्रतिशत आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल मतलब कि जो आपके गरीबी रेखा से बेलो पुअर पुअर आपका जो आपका लाइन है उससे नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोग कौन कौन से हैं, कितने हैं। लगभग आपको जो डेटा है वो कितना है, ये है आपका 45% के आसपास। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। शहरी इलाकों में कितने प्रतिशत आदिवासी जो हैं वो समूह गरीब की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, वो कौन है, ये आपके जो आंसर जिसका होगा ये है आपका 35%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जमीनी बेदखल होने पर आदिवासी की आमदनी के अलावा और हमें क्या हमेशा नष्ट हो जाता है, उनकी परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, उनका अस्तित्व का स्रोत नष्ट हो जाता है, उनके रीति रिवाज नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। गोविंद मारन के अनुसार रिफाइनरी परियोजना ने खेती की जमीन के साथ साथ उनके किन सामुदायिक स्थानों पर कब्जा कर लिया था। यह है शमशान भूमि और मंदिर, और दूसरा है कुएं और तालाब, इन दोनों पर। ठीक है। अल्पसंख्यक शब्द का जो प्रयोग है आमतौर पर किस आधार पर किया जाता है, संख्या की दृष्टि से किया जाता है, बाकी आबादी के मुकाबले में कम होना, यह अल्पसंख्यक कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला पॉइंट है आपका अल्पसंख्यक हो गया। यह अल्पसंख्यक की जो अवधारणा है वो संख्या के अलावा और कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़े रहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वो सत्ता और संसाधनों तक पहुंच से और सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से जुड़े रहते हैं। 52 नंबर है कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को सुरक्षात्मक प्रावधान क्यों प्रदान करता है। ये प्रदान क्यों करता है, इसलिए इसका रीजन क्या है, ये आपका है इसका जो पॉइंट बनेगा कि बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व के बचाने के लिए भी तो सही है। भेदभाव, नुकसान, आशंका सब, मेरे ख्याल से सभी के सभी ऑप्शन सही होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की जो भावना कब और अधिक बढ़ सकती है, जब उनको ये लगता है कि जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के में तनावपूर्ण संभावना बढ़ती हैं, तो कानूनों को कायम रखने के लिए मौलिक अधिकारों को साकार करने में वह अहम भूमिका कौन निभाता है। तो सबसे अहम भूमिका कौन निभाएगा, तो न्यायपालिका। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कोर्ट। ठीक है। अब आते हैं हम 56 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वो कुल जनसंख्या मुस्लिम आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है।
मुस्लिम आबादी का हम बात करेंगे, मुस्लिम आबादी का लगभग आपको देखने को मिलेगा 14.5 मतलब 14.2% के आसपास। कह रहा है कि 2008-9 के आंकड़े हैं, ये पक्का घर की सुविधा सबसे कम जो थी उसको देखी गई है इसमें। तो ये हैं आपके मुस्लिम में सबसे कम पक्के घर देखने को मिले थे 2008 में, चूँकि ऐसा कुछ नहीं है अभी। अगला पॉइंट है कि मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, बिजली और नल का पानी, इसके मामले में वो कौन-सा समुदाय वो सबसे बेहतर स्थिति में था? जो सबसे बेहतर स्थिति में था वो है सिख, ठीक है ना? जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समुदाय की साक्षरता दर सबसे अधिक है? मतलब 86% है। सबसे ज़्यादा जो पढ़े जो लिखे हैं, वो सबसे ज़्यादा ये होते हैं आपके कौन? तो जैन, जैन बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित धर्मों की साक्षरता 2011 के अनुसार सबसे कम सबसे कम साक्षरता दर वाला जो समुदाय है वो कौन है? सबसे कम साक्षरता दर दर है वो लगभग किनका है? ये है मुस्लिमों का। ऑप्शन नंबर मुस्लिम लोग मतलब इनकी साक्षरता दर काफी कम है 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस जिसको बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मुसलमानों की भागीदारी का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया था? इनका जो प्रतिशत है वो लगभग 3% देखने को मिलता है। 2005 में मुस्लिम समुदाय की जो स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए जिसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, वो समिति कौन थी, उसका नाम क्या था? किसकी अध्यक्षता में? तो न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर के नेतृत्व में। 62 के बाद से 63 सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की जो स्थिति है वो किन समुदायों से मिलती जुलती है? वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 63 के बाद से 64 सच्चर समिति के अनुसार 6 से लेकर के 14 साल की उम्र में के कितने प्रतिशत बच्चे मुस्लिम बच्चे कभी भी स्कूल नहीं गए या वो स्कूल छोड़ चुके हैं? ये लगभग आपको 25% देखने को मिलते हैं। 7 से लेकर के 16 साल तक की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य समुदायों के मुकाबले में औसतन कितने साल स्कूल में बिताते हैं? कितने साल औसतन देखने को मिलता है? क्या वो बराबर है या काफी कम है? ये आपके हैं काफी कम साल, ठीक है ना? कह रहे कि सरकार के द्वारा सच्चर समिति का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था? सच्चर समिति का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था सन 2005 में। सरकार नौकरियों के आंकड़ों के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा जिसको आईपीएस बोलते हैं में मुसलमानों का जो प्रतिशत है वो कितना है? मुसलमानों का प्रतिशत लगभग 4% के आसपास देखने को मिलता है। कारा स्टेट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय पीएसयूज में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी कितने प्रतिशत है? ये देखने को मिलता है 10.8%। मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई हुई थी? ये आई थी सन 2006 में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के किस पृष्ठ पर मुस्लिम बच्चों के स्कूली बच्चों के औसतन औसत औसत वर्षों का ये सॉरी गलत है, ये हटा दीजिए। कहा कि 2008 या 9 में आंकड़ों के अनुसार किस समुदाय के पास नल के पानी की सुविधा सबसे अधिक मतलब लगभग 49.3% है? ये हैं आपके सिख। कौन है ये? सिख। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही है। 72 नंबर की बात करेंगे। भारत में साक्षरता जो दर है 2011 में के मामले में हिंदू समुदाय का प्रतिशत कितना है? हिंदू समुदाय का प्रतिशत 63% है। भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत पाया गया है? इसका प्रतिनिधित्व पाया गया है आपको देखने को मिलता है कितना? 1.8%। अगला पॉइंट है बैंक और रिजर्व बैंक की जो नौकरियों में मुस्लिम समुदाय का जो प्रतिशत है वो कितना है? ये आपका जो प्रतिशत है वो है 2.2%। सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 साल की उम्र के कितने बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं जो किसी भी अन्य समुदाय से अधिक है? वो है आपका ऑप्शन नंबर 10 नहीं 15 25%। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था किनके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कुछ मुसलमानों की किन पहचानों के कारण उन्हें अक्सर मुख्य धारा के मुकाबले अलग नजर से देखा जाता है? ये इनके बुर्का या लंबी दाढ़ी या फौज टोपी, ये सभी के सभी आपके आंसर सही है। 77 के बाद से 78 नंबर है कि समाज में
प्रचलित वो कौन-सी मुसलमानों के साथ भेदभाव बहाना बनाती है? तो ये है, हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, बिल्कुल। ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। घेटोइज़ेशन की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य ये है, वो किसी भी समुदाय का डर या सामाजिक कारणों से एक ही इलाके में सिमट जाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मुसलमानों ने के सामाजिक हास्यकरण के कारण पैदा होने वाले जो पूर्वाग्रह हैं, वो कभी-कभी किसे जन्म देते हैं? कभी-कभी वो घृणा और हिंसा को जन्म देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। करें हास्यकरण की जो परिघटना है वो क्या है? हास्यकरण की परिघटना एक प्रकार की काफी जटिल परिघटना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हास्यकरण से निपटने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? क्या उनको संविधानिक संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होगी? तो उनको आवश्यकता होगी विभिन्न रणनीतियों और साधनों की, संवैधानिक सुरक्षाओं की, कानून और नीतियों की रक्षा की। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। 82 के बाद से 83 नंबर है कि जो संविधान के द्वारा जो परिभाषित अधिकार हैं, उनको साकार करने में किसकी जिम्मेदारी बराबर बनती है? किसकी जिम्मेदारी बराबर बनेगी? बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका, हम सभी जो नागरिक हैं, इन सबकी जिम्मेदारी बनेगी। विविधता की रक्षा और समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए क्या आवश्यकता है? की आवश्यकता यही है कि अधिकार और कानून है उनकी रक्षा करना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 84 के बाद 85 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हास्यकरण जिसको हम मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं, इसके बारे में वो कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य होगा इसमें? इसमें ये होगा कि इसके पीछे अलग-अलग कारण होते हैं। प्रत्येक समुदाय इसे अलग-अलग तरह से महसूस करते हैं। इसका संबंध आर्थिक और सामाजिक दोनों आयामों से है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। सभी के सभी ऑप्शन सही दिख रहे हैं। स्टॉप अटैक ऑन मुस्लिम राइट्स जैसे नारों के साथ कौन सा वो समुदाय है जो भारत में महिला आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था? आप बता सकते हैं क्या वो मुस्लिम महिलाएं हैं? बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कह रहा है कि आदिवासी और मुसलमानों के उदाहरणों से क्या स्पष्ट होता है कि उनके आर्थिक और सामाजिक हस्तांतरण के बीच में गहरा संबंध है। 87 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। अगला पॉइंट है, हस्तांतरण का संबंध वो किन एहसासों से जुड़ा है? अभाव से, पूर्वाग्रह से, बिल्कुल शक्तिहीनता के एहसास से। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। हस्तांतरण के कारण समुदायों को किन चीजों तक बराबर पहुंच नहीं मिल पाती है? वो है आपकी शिक्षा और अन्य प्रकार के जो संसाधन हैं, उनके उनसे इनके बराबर पहुंच नहीं मिल पाती है। 89 के बाद से 90 नंबर है कि आदिवासियों और मुसलमानों के अलावा भारत में वो कौन सा प्रमुख हशियाई समुदाय है जिसके बारे में अलग अध्याय में चर्चा की जाएगी? ये है आपके दलित वर्ग के समुदाय। ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट है। ठीक है ना? अगला है, हसियाई समुदायों के बारे में वो कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कि उनका संघर्ष और प्रतिरोध एक लंबा इतिहास रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 92 नंबर है कि हसियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखने के साथ साथ और क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनके अधिकार और विकास में बराबर हिस्सा, यही चाहते हैं। अगला पॉइंट है कि सच्चर जो समिति है, इनके आंकड़े के अनुसार कितने प्रतिशत मुस्लिम बच्चे मदरसों में शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये लगभग आपको देखने को मिलता है 4%। देखो ये भी बहुत कम है। मात्र 4% ही मुस्लिम बच्चे हैं जो मदरसा में शिक्षा प्राप्त करते हैं। मुस्लिम समुदाय के कितने प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये हैं आपके 66%। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। आंकड़ों के अनुसार कितने प्रतिशत मुस्लिम बच्चे निजी स्कूल यानी प्राइवेटों में पढ़ रहे हैं? तो लगभग देखने को मिलता है आपके 30% देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आमतौर पर मुसलमानों के बारे में वो कौन सी प्रचलित धारणाएं गलत साबित हुई कि वे अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं? ये देखने को गलत मिलते हैं। मात्र 4% बच्चे मुस्लिम के मदरसों में पढ़ाई करते हैं। हसियाकरण के समुदायों की वो कौन सी हैसियत पैदा होती है? तो वो कौन सी हैसियत पैदा होती है आपको देखने को मिलता है? वो बहुत मजबूत सामाजिक हैसियत। बिल्कुल गलत बात है। मजबूत हैसियत तो होगा नहीं, बहुत ही कमजोर और सामाजिक हैसियत इनको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो 97 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना?